एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में। यानी कि एक उत्तम पुरुष होता है, उससे 4 वर्णों का निर्माण आपने देखा था। लेकिन मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा क्यों नहीं दी थी। इस क्वेश्चन का आंसर आज वाली क्लास में हम ढूंढने वाले हैं। प्लस आपने सुना होगा कि भीम की शादी हिडिंबा से हुई थी, लेकिन हिडिंबा को अपने राज्य में लेकर नहीं जाते हैं। कौन नहीं लेकर जाते हैं? भीम नहीं लेकर जाते हैं। तो इन सभी बातों का क्या कारण रहा था? किस कारण से ये जो द्रोणाचार्य है एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर देते हैं, या हिडिंबा को अपने राज्य में लेकर जाने से मना कर देते हैं? तो इन सभी बातों के बारे में हम वर्णों से जोड़कर इन कहानियों को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सातवाहन रूलर्स होते थे, जिन्होंने एकमात्र एक ऐसी डायनेस्टी जिन्होंने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। वो कहते हैं कि हम तो क्या है, जन्म से तो ब्राह्मण रहे हैं। यानी कि सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो कहते हैं कि जन्म से ब्राह्मण रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हम क्षत्रियों का नाश करने के लिए आए हैं। यानी कि आगे चलकर वो क्या बनते हैं? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पैदाइश वो उनकी ब्राह्मण थी, लेकिन आगे चलकर वो क्षत्रिय बनते हैं। और वो खुद ये कहते हैं कि जो अन्य क्षत्रिय हैं, हम उनका क्या करने वाले हैं? नाश करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से क्या है, जो द्रोणाचार्य है उन्होंने अपने गुरु का फर्ज किस तरीके से निभाया या नहीं निभाया, इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे। हिडिंबा का जीवन कैसे किस तरीके से चला, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉन क्षत्रिय किंग, यानी कि वैसे 4 वर्ण जो हमने पढ़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को पढ़ा था, तो ये कह रहे हैं कि नॉन क्षत्रिय भी क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। देखो, पहले गौतमीपुत्र शातकर्णी, वन ऑफ द बेस्ट नॉन रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, प्रूव टू बी द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन द डिस्करेज ऑफ द नॉन क्षत्रिय किंग। यानी कि जो आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी रूलर होता है ना, शासक, वो अपने आप को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं क्या हूं। ही क्लेम टू बी द 2 थिंग्स। उन्होंने 2 चीजें अपने आप को आपके बारे में बताई। और यूनिक ब्राह्मण, कि मैं एक शानदार ब्राह्मण हूं, लेकिन आगे चलकर मैं अपने दम पर क्या बनने वाला हूं? क्षत्रिय बनने वाला हूं। आगे, द डिस्ट्रॉय प्राइड ऑफ द क्षत्रियास। मेरा टारगेट क्या है कि जो क्षत्रिय हैं उनके जो घमंड है, उनका जो दर्प है, उसको क्या करने वाला हूं? नष्ट करने वाला हूं। ये कौन कहता है? ये गौतमीपुत्र शातकर्णी कहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 4 वर्ण है, इन 4 वर्ण में हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी में जो 4 वर्ण है उनमें इंटरकास्ट मैरिज होती है। देखो क्या कहा, ही ऑल्सो क्लेम टू हैव द इंश्योर दैट देयर was no intermarriage amongst the member of the 4 वर्णा। यानी कि जो 4 वर्ण हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, उन 4 वर्णों में हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ शादी नहीं करेगा, या क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ नहीं करेगा। ऐसे ही वैश्य शूद्र आपस में इस तरीके से शादियां नहीं करेंगे। ये किसने कहा था? ये कहा था, अब ये तो क्षत्रिय है। कौन क्षत्रिय है? कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो क्षत्रिय हैं, लेकिन अपने आप को जन्म से क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हम शादियां नहीं करने वाले हैं। आगे, बट एट द सेम टाइम he entered into the marriage alliance with the king रुद्रदामन द सका किंग। यानी कि एक शक डायनेस्टी का एक राजा था रुद्रदामन। रुद्रदामन के जो परिवार के साथ इनके रिलेशन पाए जाते हैं, यानी कि जो शादी संबंधी रिलेशन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो हिस्टोरियन खुद ही परेशान है कि एक तरफ से ये रूलर इस तरीके से कह रहा है कि हमें ऐसे शादियां नहीं करनी है, दूसरी तरफ इनके एग्जाम्पल दूसरे जो वर्ण है उनके साथ शादियों के मिलते हैं। आगे अब देखें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैं उसी कॉन्सेप्ट पर आऊंगी जिस पर मैंने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था। ये कह रहे हैं कि हम 4 वर्णों को तो पढ़ते ही हैं,
चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, धीरे धीरे इनको रिजिड बनाने की कोशिश की जाती है। ब्राह्मण कम्युनिटी ये सोचती है कि आगे चलकर हमारा बच्चा अगर ऐसा लायक ना हुआ कि वो क्या बन सके, आगे चलकर ब्राह्मण ना बन सके, तो हो सकता है कि वो वैश्य बन जाए या फिर शूद्र बन जाए। तो ऐसा ही डर क्या है, क्षत्रिय कम्युनिटी को भी था। राजा भी ऐसा सोचते थे कि हमारे बच्चे राजा ही बने तो बेस्ट रहेगा। अगर वो अपनी इतनी एबिलिटी एक्वायर नहीं कर पाए कि वो राजा बन जाए, तो वो फिर या तो वैश्य या फिर क्या बनेगा, शूद्र बनेगा या फिर ब्राह्मण बनेगा। तो आगे जब समाज बदला ना, उसका चार वर्णों का जो रूप बदला वो अलग तरीके से बदला। अब ब्राह्मणों ने कहा कि ये चार वर्णों में पूरी सोसाइटी आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी जो अलग काम करती थी। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग कुम्हार का काम करना, कुछ सुनार का काम करते थे, और कुछ क्या है जैसे ये सुनार और लोहार का काम करना। अब ये कहा कि ये जो चार वर्ण हैं उनमें हम इनको कहां पर फिट कर सकते हैं, नहीं फिट कर पाए तो जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, जाति का निर्माण हुआ। यानी कि फिर समाज में बहुत सारी क्या पाई जाने लग गई, जातियां, अलग अलग कैटेगरी की जाति बनने लग गई। अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एग्जांपल बताती हूं एकलव्य वाला। आगे देखिए, जाति लाइक द वर्णा वाज आल्सो बेस्ड ऑन द बर्थ। यानी कि जो जाति है, धीरे धीरे जब समय बदला तो जाति को भी जिस तरीके से वर्ण जन्म के आधार पर बनने लग गए थे, उसी तरीके से जातियों को भी जन्म के आधार पर बनाया जाने लग गया। But the number of the varna were fixed for the four. There was no restriction the number of जातिस। यानी कि वर्ण तो हमारे पास चार ही थे, लेकिन जातियों पर कोई क्या नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जाति बहुत सारी हो सकती हैं। आगे देखें, इन फैक्ट whenever the Brahmanical authority encountered new group or wanted to assign a name to same occupational group that does not fit easily into the four fold वर्णा सिस्टम, दे क्लासिफाई देम एज द जाति। यानी कि जो चार वर्ण हमारे थे, कौन कौन से, आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण समाज में सबसे इंपॉर्टेंट इसको माना जाता था। सेकंड क्या है, क्षत्रिय, क्षत्रिय, और थर्ड वैश्य, वैश्य, और फोर्थ वन क्या था, शूद्र। ये कह रहे थे कि इन चार वर्णों में कोई अगर फिट नहीं होता ना, तो फिर वो अलग से क्या बन जाती, जाति बन जाती। अब कहने का मतलब, अगर कोई कुम्हार का काम कर रहा था तो अब आगे चलकर वो क्या बनने वाली थी, कुम्हार जाति बनने वाली थी। देखो ध्यान से सुनना आगे। पीपल लिविंग, अब जैसे जिस तरीके से जो ब्राह्मण वगैरह है वो अपने काम करते थे, उसी के अनुसार, उनके काम के अनुसार जातियों को बांटा जाने लग गया। अब एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर ब्लू कॉलम आपको दिखाई देगा, जिसमें एकलव्य के एग्जांपल को दिखाया गया है। यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी को दिखाया गया है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको क्या कहा जाता था। अब एक शब्द आता है निषाद, निषाद, निषाद जो कि फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी थी, जो फॉरेस्ट से ही अपना क्या करती थी, सर्वाइवल करती थी। कहने का मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग अपना जो सर्वाइवल है वो कहां से निकालते हैं, वो फॉरेस्ट से ही निकालते हैं। शिकार करना या फिर क्या है, अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना, उनसे कंजप्शन करना, इस तरीके से उनका जीवन रहता है। तो जैसे जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, अब यहां से एक कहानी आपको मैंने बताया कि एक कॉलम में लिखी हुई है, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुने। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवास के क्या थे, गुरु थे। कहने का मतलब वो आर्चरी की शिक्षा दे रहे थे, कि उनको तीरंदाजी सिखा रहे थे। और पहले से ही गुरु द्रोणाचार्य ने ये क्लेम कर रखा था कि इस पृथ्वी पर सबसे बेस्ट मेरा जो स्टूडेंट रहने वाला है वो कौन रहेगा, अर्जुन रहेगा। अब एक बार इनके पास कौन आते हैं, एकलव्य आते हैं। एकलव्य किसके पास अप्रोच करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास अप्रोच करते हैं। बड़े विनम्र स्वभाव से वो कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे अपना शिष्य बना ले। लेकिन अब सुनना यहाँ पर कि इतने पुराने टाइम में भी जो ये लोअर कैटेगरी मानना या फिर जाति को अलग तरीके से डिफाइन करना, ये चीजें चलती थी। उनको क्या है, ये जो एकलव्य थे ये निषाद जाति से थे। कहने का मतलब क्या है, ये फॉरेस्ट में रहते थे, वहीं पर सर्वाइवल करते थे। तो जो
जो कॉमन सोसाइटी थी उनके स्ट्रेटा से ये बाहर थे। यानी कि द्रोणाचार्य ने इनको कहा कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो या तो ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं, या फिर वैश्य को, या फिर क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं। मैं जो लोअर कैटेगरी शूद्र है या फिर उनसे अलावा जो कैटेगरी होती है उनको शिक्षाएं देने का काम नहीं करता। अब क्या होता है, एकलव्य खुद ही गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टेच्यू बनाते हैं और खुद ही फॉरेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण अब अभ्यास से एक इंसान परफेक्ट बन जाता है। इसी तरीके से एकलव्य भी अपने काम में क्या बन गए, परफेक्ट बन गए। अब धीरे धीरे समय बीतता है, बहुत एक्सपर्ट ये हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर गुरु द्रोणाचार्य उसके कौरव शिष्य और क्या है जो पांडव शिष्य हैं उनके साथ विजिट करने जाते हैं फॉरेस्ट में। उनके साथ एक डॉग होता है। अब डॉग आगे आगे चल रहा था, तो होता क्या है कि एकलव्य, जो डॉग आगे आगे चल रहा था, एकलव्य ने अपने शरीर पर क्या लपेट रखा था, जो स्किन होती है, जानवर की स्किन होती है, उसको अपने शरीर पर लपेट रखा था, जिसके कारण क्या होता है उस पर बार्क करना स्टार्ट कर देता है। कौन? डॉग बार्क करना स्टार्ट कर देता है। अब वो भौंकता है तो क्या होता है कि एकलव्य तीर निकालते हैं और इस तरीके से मुंह को बांध देते हैं, यानी कि जो डॉग है उसके मुंह को बांध देते हैं कि डॉग हर्ट भी नहीं होता है और उसका मुंह भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि कई सारे तीर उनके मुंह पर चला दिए जाते हैं डॉग के मुंह पर। अब वो डॉग भागता भागता वापस जाता है गुरु द्रोणाचार्य और उनके जो शिष्य उनके साथ कौरव और पांडवास थे उनके पास जाते हैं। अब होता क्या है, अर्जुन देखता है कि इस तरीके की जो शानदार तरीके की जो तीरंदाजी है वो आज तक मैंने नहीं देखी है, और वो अप्रोच करते हैं, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि आपने तो मुझे ये कहा था कि इस पृथ्वी पर मेरे सिवा कोई भी, मेरे से ज्यादा बेहतर धुरंधर कोई नहीं हो सकता। ये तो देखो आपके सामने रिजल्ट है कि ये कौन व्यक्ति है जिसको आपने शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों के सिवा ज्यादा किसी को शिक्षा दी ही नहीं है, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है। तो अब क्या होता है, वो डॉग के पीछे पीछे चलते हैं और वहां तक अप्रोच कर जाते हैं एकलव्य तक। अब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पैरों में बैठते हैं और ये कहते हैं कि आपको मैंने अपना गुरु पहले, जैसे आपने मना किया, लेकिन उसके बाद मैंने आपका स्टैचू बनाया और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूं। अब गुरु द्रोणाचार्य के सामने, जैसे पुराने टाइम में जुबान की सबसे, जान से भी ज्यादा जुबान की कीमत होती थी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने ये कहा कि अर्जुन ही हमेशा मेरा बेस्ट शिष्य रहेगा, इस धरती का सबसे बेस्ट शिष्य रहेगा। अब होता क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य राइट हैंड का अंगूठा मांग लेते हैं, किससे? एकलव्य से मांग लेते हैं, और बिना एक सेकंड सोचे ही किसने? एकलव्य ने अपना अंगूठा अपने गुरु को दान में दे दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या आता है, हमारे सामने वही जाति प्रथा या फिर किसी को नीचा समझना, इस तरह की जो फिलॉसफी है वो महाभारत में देखने को भी मिलती है, यानी कि महाभारत वाले टाइम में देखने को मिलती है। तो वो किस जाति से रिलेटेड थे? वो निषाद जाति से रिलेटेड थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, वहीं से अपना सर्वाइवल करते थे। तो इस चीज को एकलव्य ने भी फेस करना पड़ा था, यानी कि एकलव्य जो उस इतना पुराना टाइम था, इस चीज को इतने पुराने टाइम में ही फेस किया है। तो आज जैसे हमारी तरफ जब धीरे धीरे टाइम बदला होगा और सोसाइटी में चेंज आया होगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्या है, बढ़ गए होंगे। आगे देखें, ऑक्यूपेशनल ग्रुप लाइक द गोल्ड स्मिथी, यानी कि कोई सोने का काम करता तो एक अलग जाति बन गई, जिसको स्वर्णकार कहते हैं, यानी कि सोने पर काम करने वाला व्यक्ति। जातिज विच शेप अ कॉमन ऑक्यूपेशनल एंड प्रोफेशनल वर सम टाइम ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेराइन एंड द गिल्ड्स, और कई बार ऐसे श्रेणी कहा जाता है या गिल्ड्स कहा जाता है, इस तरीके से अपने आप भी क्या डेवलप हो जाते, ग्रुप डेवलप हो जाते, तो उनको उन्हीं की जाति से जाना जाता था। तो उम्मीद करती हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। Due to the great diversity of Indian subcontinent, there has always been the population sections that were not influenced by the Brahmanical
आइडियाज। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो ये इंडिया है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। कहने का मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं वहां जो इंडिया में है वो एग्जिस्ट करती थी। तो इन द संस्कृत टेक्स्ट दे वर ऑफन डिस्क्राइब एज द ओड एंड अनसिविलाइज्ड, यानी कि अगर ये चार वर्ण हैं उनमें कोई शामिल नहीं है या फिर अलग से कोई जाति दिखाई दे रही है तो उनको क्या कहा जाता, ओड या अनसिविलाइज कहा जाता। अब यहाँ पर एक कहानी भी आपको मैं सुनाना चाहूंगी जो राक्षसी हिडिंबा है उनकी कहानी। जैसे पांडु अपनी माता के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो रात को वो वहीं पर रुक जाते हैं और बाकी सभी सो जाते हैं, भीम जागते रहते हैं। आपने ये कहानी सुनी होगी। तो उस दौरान क्या होता है कि दो भाई और बहन, हिडिंबा और उसके भाई क्या है फॉरेस्ट में थे। तो हिडिंबा मोहित हो जाती है, किसको देखकर, भीम को देखकर मोहित हो जाती है, यानी कि वो उनसे शादी करना चाहती है। फिर धीरे धीरे उनके भाई को भी पता लग जाता है कि यहाँ पर इंसान की खुशबू आ रही है, क्योंकि वो किस जाति से थे, वो राक्षस जाति से थे, राक्षस जाति से। अब राक्षस जाति है वो ह्यूमन बीइंग का कंजप्शन करती थी। तो अब उनके बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में युद्ध होता है, जो भीम है उनके और हिडिंबा के भाई के बीच में क्या होता है, मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध का मतलब क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, एक की डेथ होनी है। तो इस तरीके से क्या होता है, युद्ध होता है। अब इसमें हिडिंबा जो अपने भाई को मारने में सहायता करती है, हेल्प करती है, किसकी, भीम की करती है। अब हिडिंबा का भाई मारा जाता है और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऑफर रखती है, कौन ऑफर रखती है, जो हिडिंबा है वो उनकी माता के सामने, कुंती के सामने क्या है, ये कहती है कि मुझे आपके बेटे बहुत पसंद है, आप कृपा करके इनकी शादी मेरे से कराएं। तो इसमें आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। फिर उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, लेकिन उनको एक कंडीशन लगाई जाती है कि आप ये पूरा दिन हिडिंबा के साथ भीम रहेगा, लेकिन रात को वापस हमारे पास लौट जाएगा, क्योंकि रात को खतरे की संभावना रहती थी तो वापस उनके पास लौटेगा, ये उनके सामने शर्त रहती है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जब उनको शादी कर ली जाती है, उनके साथ शादी हो जाती है, उनका जो घटोत्कच नाम का बेटा भी होता है, वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर अपने राज्य की तरफ क्या है, लौटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक महाभारत का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें राक्षस जाति को, जो कॉमन पीपल है, उनके बीच में रहने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, जो क्योंकि वो भी राक्षस जाति ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पुराना अनसिविलाइज तरीके से जो लोग रहते थे, पुराने तरीके से जो लोग रहते थे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आज के टाइम में भी कुछ ऐसी पुरानी कम्युनिटीज पाई जाती हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं। अगर हमारे जैसे इंसान वहां पर पहुंच जाए तो वो हमको मार के खा सकते हैं, लेकिन वो राक्षस नहीं है, वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो इसी तरीके से अब वहां जो राक्षसी मिली थी हिडिंबा, वो भी क्या है, अनसिविलाइज पुराने तरीके से रहते थे, ना कि वो उनको हम राक्षस कह सकते हैं। तो जो पुराने तरीके से अनसिविलाइज तरीके से रहते थे, उनको भी सोसाइटी में और जो कॉमन पॉपुलेशन होती है उनके साथ रहने का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से जो हिडिंबा है उनको भी साथ में लेकर आया नहीं जाता। ये दूसरा एग्जाम्पल हमने महाभारत से उठाया और इस तरीके से क्या है, जो उनके साथ भी क्या होता है, भेदभाव होता है। आगे, द नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट। नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं कि जो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर पशु पालने का काम करते हैं, लेकिन हमेशा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, उनको नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट कहते हैं। तो ये अलग माने जाते थे क्या, कौन से वर्णों से, जो चार वर्ण थे उनसे अलग माने जाते थे। जर्नली दे वर लुक डाउन अपॉन, यानी कि उनको बहुत कम समझा जाता था। स्टिल देयर वाज अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ बिटवीन दीज पीपल एंड फॉर्म दीज पीपल। ये कह रहे हैं कि फिर भी इनके आपस में क्या है, संपर्क जरूर रहते थे, यानी कि एक दूसरे से मिलते रहते थे, एक दूसरे के साथ एक्टिविटी होती रहती थी। आगे, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऊपर कोई जाति होना, उसके नीचे अलग जातियों को समझना, ये और उनके बीच में क्या होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, विरोध होना। देखो कैसे, किस तरीके से विरोध होते थे, आगे सुने।
मैं आगे आपको मलेच्छ शब्द के बारे में भी बताऊंगी, अनटचेबल्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। देखो सुनो, सम टाइम पीपल वर बीइंग कंसिडर्ड एज द बीइंग आउटसाइड सिस्टम, हाउएवर अमंग विद इन द सिस्टम हैज अ शार्पर सोशल डिवाइड डेवलप। ये कह रहे हैं कि कुछ जो व्यक्ति होते थे वो उनको, यानी कि जो हायर सोसाइटी होती थी वो लोअर सोसाइटी वालों को आउटसाइडर मानती थी कि हम इनको देखना पसंद नहीं करते। आगे देखें, दिस रिजल्ट इनटू द सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बीइंग क्लासिफाइड एज अनटचेबल्स, और धीरे धीरे उनको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अछूत नाम दिया गया, यानी कि जिनको नहीं छुआ जाएगा। किनको नहीं छुआ जाएगा? कि जो इस तरह के साफ सफाई के काम करते हैं, या फिर जो जैसे कोई क्या है, जो किसी एनिमल की डेथ हो गई उसको दफनाने का काम करते हैं, लावारिस लाश है उनको दफनाने का काम करते हैं। तो इनको, इस तरह के जो व्यक्ति होते थे जो इस तरह का काम करते थे, उनको अनटचेबल्स माना जाता था। कहने का मतलब उन पर क्या है, जो हायर सोसाइटी जो होती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय या फिर वैश्य होते थे, तो अगर उनके टच में वो व्यक्ति आ जाते तो क्या होता, वो ये मानते कि हम तो अपवित्र हो गए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो भी कहां देखने को मिलती थी? पुराने टाइम में देखने को मिलती थी। दिस वाज बेस्ड ऑन द नोशन दैट द सर्टेन एक्टिविटीज, स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, वर स्केयर्ड एंड प्योर। यानी कि कुछ व्यक्ति अपने आप को, जैसे पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम करना, इस तरह के जो व्यक्ति होते थे वो अपने आप को प्योर मानते थे कि हम ही पवित्र हैं, बाकी तो सभी अपवित्र हैं। इस तरह का जो विचार है वो धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर प्रिवल हो रहा था। आगे, in sharp contrast some activity were regarded as the particularly polluting, यानी कि कुछ काम ही ऐसे क्या है, ऐसे माने जाते थे पुराने टाइम में कि वो जो काम है वो समाज को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। यानी कि कुछ तो सोसाइटी ऐसी है जो अपने आप को पवित्र प्योर मानती है, कुछ सोसाइटी ऐसी है जो अपने ये मानते हैं कि वो जो सामने वाला है वो इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को या समाज को क्या कर रहा है, अपवित्र कर रहा है। देखो कैसे, लाइक द हैंडलिंग कॉर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति जो क्या है, जो ये कॉर्पस का मतलब लाशें होती हैं, लाश होती है, जैसे कोई डेड बॉडीज होती है उसको लाश कहा जाता है। तो जो जैसे पशुओं की डेड बॉडी है या फिर कोई लावारिस इंसान है उसकी डेड बॉडी है, उसको वो उठा रहा है, दफना रहा है या जला रहा है, इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको, या डेड एनिमल हो सकता है, तो उसको क्या माना जाता, सोसाइटी के अंदर अपवित्र माना जाता। लेकिन देखो वो सच में एक बेहतर काम कर रहे होते हैं कि जो कोई लाश या फिर क्या है जो डेड बॉडी सड़ रही है उसको वो उठा के दफनाने का काम कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा रहा है, वो बाकी जो पॉपुलेशन है उसको बीमार होने से बचा रहा है। जो क्या है, वास्तविकता ये है कि वो एनवायरनमेंट को साफ रखने की कोशिश, और उन्हीं को क्या देखा जा रहा है कि लोअर जो कैटेगरी का माना जा रहा है या फिर उनको भद्दी नजरों से देखा जा रहा है कि ये तो ऐसा काम करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं, ये अच्छे नहीं है, ऐसा उनके बारे में सोचा जाता था। तो उनको क्या कहा जाता, चंडाल कहा जाता। क्या कहा जाता, चंडाल, कि ये तो चंडाल हैं। और जब भी ये चंडाल किसी जो कॉमन सोसाइटी होती वहां से गुजरते तो इनको कुछ न कुछ बजाने का इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखना पड़ता, जिसकी ये पहचान होती कि उस तरफ से कोई क्या आ रहा है, चंडाल आ रहा है, तो सभी को अपने घरों में घुस जाना है। और वो जब तक चंडाल वहां से निकलेगा तब तक सोसाइटी के जो हायर सोसाइटी अपने आप को मानती थी वो क्या करेगी, हायर सोसाइटी वो वहां अपने रूम्स वगैरह में या फिर अपने घरों में घुसे रहेंगे जब तक वो वहां से गुजर रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम पुराने टाइम में किसके लिए बना रखा था, चंडाल्स के लिए बना रखा था। वास्तविकता में बेचारे क्या करते थे, साफ सफाई का काम करते थे। आगे, दे वर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, यानी कि ये जो सिस्टम था ऊपर से नीचे तक का जो सिस्टम था, सबसे नीचे किसको रखा गया था, चंडाल को रखा गया था। दे रिगार्डेड एज द पॉलिटिंग बाय दोस एट द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी कि जो सोशल ऑर्डर में जो टॉप पर थे वो ये मानते थे कि ये हमारी सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। और वास्तविकता कुछ अलग ही थी, क्योंकि वो उनको बीमारियों से बचा रहे थे, वो क्या है एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा रहे थे। लेकिन कुछ मूर्खों ने ऐसी मेंटेलिटी डेवलप कर दी कि ये सोसाइटी के क्या है, सोसाइटी को खराब करने का काम कर रहे हैं। आगे देखें,
अब कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में आते हैं, यात्राएं करते हैं, वो इन सभी चीजों के बारे में देखते हैं, उनको ये चीजें बहुत अजीब लगती हैं। कुछ हिस्टोरियन आते हैं, देखते हैं कि इंडिया में सती प्रथा को परफॉर्म किया जाता है, जो कि बहुत गलत मानी जाती है। सती प्रथा का मतलब क्या होता है? अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है और फिर उसको उसके साथ ही जला दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? सती प्रथा कहलाती है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हमारे इंडिया में ट्रेवल करने आए, उन्होंने इस तरह की चीजों को भी देखा और देखने के बाद उन्होंने अपनी किताबों में एक्सप्लेन किया कि इंडिया की सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीजें प्रिवेल करती हैं, जो कि हमें क्या है, बहुत ही अजीब लगती है। देखो सुनो, मनुस्मृति ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालास, यानी कि मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति जो हमारा एक बेहतरीन जो बुक मानी जाती है मनुस्मृति, उसमें भी ये बातें लिखी क्या कि ड्यूटीज ऑफ चंडाल, चंडाल क्या काम करेंगे? दे हैव टू लिव आउटसाइड द विलेज, यू यूज डिस्कार्टेड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है? बर्तन। ये कह रहे हैं कि ये जो चंडाल होते हैं ना, वो सोसाइटी से बाहर रहेंगे। कहने का मतलब बिल्कुल गांव से बाहर या शहर है उससे बाहर रहेंगे और क्या करेंगे? वो टूटे हुए जो बर्तन किसी ने फेंक रखे हैं, उन्हीं बर्तनों में अपना खाना खाने वाले हैं। देवर wear the cloth of the dead and the use ornament of the iron, और उनको डेड बॉडीज पर जो कपड़े मिलते हैं उनको निकाल के और उन कपड़ों का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो कॉमन सोसाइटी थी उनको कपड़े भी नहीं देती थी। आगे, और आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनेंगे। उनके पास जो गोल्ड है या डायमंड है या फिर प्रीसियस मेटल है, वो कहां से आएंगे? वो तो बेचारे कैसे ही ऑर्नामेंट पहनेंगे? वो पहनेंगे आयरन वाले। दे कुड नॉट वॉक इन द विलेज एंड सिटीज एट नाइट, वो रात के समय में ना ही तो गांव में आ सकते थे और ना ही शहर में आ सकते थे। इतना बुरा हाल था चंडाल्स का। आगे, दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज द एक्सक्यूजनर्स। ये कह रहे हैं कि जो वो सोसाइटी के अंदर वो क्या करते कि जो लावारिस लाशें होती, चाहे वो एनिमल की होती, चाहे वो किसी भी जीव जंतु की होती, इंसान की होती, तो वो उनको दफनाने का काम करते थे। लेटर चाइनीज बुद्धिस्ट मोंग फाहियान wrote that the untouchable had to sound the clappers in the street so that the people could avoid seeing them। और जब भी ये कहीं से भी गुजरते तो उनको कुछ ना कुछ क्या है, आवाज का इंस्ट्रूमेंट उनको अपने पास रखना पड़ता था, ताकि वो आवाज करते हुए गलियों से गुजरे और जो बाकी हायर सोसाइटी है वो उनको क्या ना कर पाए, देख ना पाए। तो इतना बुरा हाल था बेटे। अनदर चाइनीज pilgrims Huansang observed that the executioners and the scavengers focused to live outside the city। यानी कि ये इन्होंने भी यही सेम बात लिखी है कि जो डेड बॉडीज को दफनाने का काम करते थे या उनको निपटाने का काम करते थे, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या करना पड़ता था? बाहर जाना पड़ता था। ये हमारा बेटे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि इसमें महिलाएं किस तरीके से पैसे कमाती थी, यानी कि महिलाओं की कमाई कहां से होती थी। अब महिलाओं की कमाई के बारे में बातें करें तो महिलाएं अपने पिता से जैसे शादी के टाइम जो धन लेकर आती हैं, वो आज तो दहेज का रूप ले चुका है, लेकिन वो अपनी बेटियों को अब उनके मन लग जाए इसलिए दिया जाता था, वो खुश रहे वहां जाकर इसलिए दिया जाता था, ये पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार दिया जाता था। लेकिन आज बहुत बड़े लेवल पर एक दहेज का रूप इन्होंने ले लिया है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेल कैटेगरी है वो कहां से पैसा कमाती है, यानी कि किस तरीके से हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें रूल बने हुए हैं कि मेल कैटेगरी यहां से पैसे कमाएगी और फीमेल कैटेगरी कहां से पैसे कमाएगी। हम अगली क्लास में इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करो बेटे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्लासेस लेकर आऊं। 12th क्लास वाले स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन ना ले, आपके चैप्टर में बिल्कुल अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा उसका वन शॉट बनाने की कोशिश करूंगी। इसको 1-2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद आपके 10 चैप्टर रहते हैं, 2 चैप्टर आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।